क्या हुआ? हाँ बंद कर लो। ओके, अपने ACIPL से कंटिन्यू करते हैं। ओके, कल हमने पूरा का पूरा प्रोसेस एडजुडिकेशन वाला देखा था। स्टार्टिंग फ्रॉम कौन कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं स्टार्टिंग से? डायरेक्टर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल कोर्ट, ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब उसके बाद हमने देखा था मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में 3 लेयर है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। अब उसी के बाद नेक्स्ट पेज पे आता है, दैट इज पेज नंबर 2। इसमें वही मनी लॉन्ड्रिंग फिगर के थ्रू समझाया हुआ है, दैट इज प्लेसमेंट। सबसे पहले आप डर्टी मनी कलेक्ट करते हो, दैट इज टेंटेड मनी, उसके बाद प्लेसमेंट करते हो, फिर आप लेयरिंग करते हो और इंटीग्रेशन करते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि कैसे कैसे रोटेट किया हुआ है वो बताया गया है इधर। नेक्स्ट ये रीड करने के लिए दिया था, इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट। रीड किया था सोशल फैब्रिक यूज किया है वर्ड उसका मतलब कहाँ पे? सेकंड पेज में। ओके, सेकेंड पेज पे। फर्स्ट रीड में हाँ, that economic political influence of criminal can weaken the social fabric, ethical standard and ultimately the democratic institution. Social fabric मतलब जो सोसाइटी का प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ जाएगा तो सोसाइटी में आपका क्राइम आ जाएगा, तो जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको वीक कर सकता है, सोसाइटी को वीक कर सकता है। ओके, अब ये जो डेवलपमेंट वाला यहाँ पे ये टॉपिक था, इसमें क्या था, पॉइंट्स क्या थे? इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल ऑफेंसेस बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी पे कंट्रोल तो कम हो सकता है, ओके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आ सकती है। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्यों कमी आएगी अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो? मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी तो फिर पैसे जहाँ लगने चाहिए वहाँ नहीं लगेंगे, टैक्स नहीं मिलेगा इसकी वजह से। हाँ, मेजरली टैक्स नहीं मिलेगा। क्या स्टार्टिंग में गवर्नमेंट को जो मनी इन्फ्यूज़ होता है इकोनॉमी में, क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है? हाँ, ऐसा इसमें ये रीड किया था या नहीं? हाँ, इसमें यही बताया गया था कि शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ हार्ड करेंसी आ रही है। ओके, हार्ड करेंसी का मतलब क्या है? एक वर्ड आया होगा, हाँ, हार्ड करेंसी। व्हाट डज दैट मीन? नहीं, हार्ड करेंसी का मतलब होता है स्टेबल करेंसी। जैसे अभी डॉलर्स हैं, ऐसी करेंसी जिनकी वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं रहती, एक स्टेबल करेंसी है, कॉमनली एक्सेप्टेड करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे, उसको हम बोलते हैं हार्ड करेंसी। जैसे डॉलर्स हो गया, यूरोज हो गए, ये स्टेबल करेंसीज है। अब वही अगर डॉलर, जैसे वियतनाम के डॉलर्स हैं, दैट इज़ नॉट द हार्ड करेंसी, क्योंकि सब लोग वियतनामीज डॉलर एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसी का हार्ड करेंसी का अपोजिट हो जाता है सॉफ्ट करेंसी। इंडिया पार्शियल करेंसी है, काफ़ी सारी कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं, काफ़ी सारी एक्सेप्ट नहीं करती। तो इनिशियली इस पूरे के पूरे टॉपिक में यही बताया हुआ है कि एक बार का जब पैसा हमारी इकोनॉमी में आता है, जब प्लेसमेंट होता है, तब तो सब कुछ अच्छा लग रहा है कि रियल एस्टेट, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जब पैसा आता है तो प्रॉपर्टीज़ में जाता है, रियल एस्टेट में जाता है, या फिर गवर्नमेंट को डोनेशन देने में जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो एक बार का शॉर्ट टर्म के लिए तो गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे एथिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। तो इस टाइप के भी काफ़ी टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक स्टेटमेंट दे दिया, दैट इज द मनी दैट कम्स अंडर द इकोनॉमी इज बेनिफिशियल इन द शॉर्ट रन, एक्सप्लेन। तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग उधर समझाना है, शॉर्ट रन में अच्छा क्यों है, क्यों अच्छा लगता है वो समझाना है, फिर लॉन्ग टर्म में उसके आपको डीमेरिट समझाने पड़ेंगे। इस टाइप के स्टेटमेंट भी काफ़ी टाइम आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया, ये भी रीड करने के लिए दिया था, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग विद सोसाइटी एट अ लार्ज। ये वैसा ही है जैसा ऊपर वाला पारा था काइंड ऑफ, और ये वाला केस तो कट ही कर दो क्योंकि ऑलरेडी हमने ये तीनों स्टेजेस देखे हुए हैं, तो ये केस कट कर दो। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ग्लोबल इनिशिएटिव।
अब यहाँ पे ना ग्लोबल इनिशिएटिव में डिफरेंट टाइप की ट्रीटीज हुई है, वो बताई गई है। जैसे कि FATF का नाम सुना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके मनी से रिलेटेड इकोनॉमिक ऑफेंस के बारे में बहुत सीरियस है। इनकी खुद की लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान थोड़े टाइम पहले ग्रे लिस्ट में था। अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, ऐसी कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में जाती है तो उनसे आसपास की कोई भी कंट्री ट्रेड नहीं करती। तो अगर आप जनरली, सामने वाली कंट्री आपके साथ ट्रेड तभी करेगी जब आप लॉज और रेगुलेशंस कंप्लाई करो। तो FATF एक ऐसी बॉडी है जो इंटरनेशनल लेवल पे लॉज, रूल्स और रेगुलेशन सजेस्ट करती है और एक स्टैंडर्ड सेट करती है। वैसे ही काफ़ी सारी डिफरेंट ट्रीटीज हुई है, कॉन्फ्रेंसेज हुई है, कमीशंस हुई है, जिसमें बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस है और उन्होंने अपने डिफरेंट टाइम टू टाइम सजेशंस दिए हैं। तो वही बताया गया है कि ग्लोबल इनिशिएटिव मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या क्या लिया गया। एक तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ इलिसिट ड्रग्स, ये जो कन्वेंशन के नाम है ये आगे पूरा का पूरा आगे आएगा टॉपिक। जैसे वियना कन्वेंशन हुई थी 1998 में, यहाँ पे फिर एक बेसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल आया था 1989 में। फिर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 1989 में आई थी। तो ये सारे यहाँ पे जस्ट एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई गई है। आगे इन्हीं सब का ब्रॉडर वर्जन है, तो ऊपर से नहीं पढ़ोगे, एक बार का चलेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, वियना कन्वेंशन। अब वियना कन्वेंशन यहाँ पे ये पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द वेरियस इंटरनेशनल लेवल ट्रीटीज जो कि हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड। तो उसमें जैसे कि यहाँ पे वियना कन्वेंशन हो गया, नेक्स्ट हो गया काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन, यूरोपियन यूनियन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव्स, बेसिल कमिटी, ग्लोबल प्रोग्राम। तो इन सब में से कोई भी 4 ट्रीटीज आप लिखोगे और उसके बारे में एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ या दो लाइन्स एक्सप्लेन कर दोगे। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हुआ। समझ आया कैसा क्वेश्चन है? ऐसा ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द वेरियस ट्रीटीज। तो वहां पे आपको 4 या 5 ट्रीटी के नाम लिखने हैं, सबके बारे में एक पैराग्राफ लिख देना है, कब आई, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। हालांकि सबका मेन ऑब्जेक्टिव होगा यही कि मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करेंगे, लेकिन हर ट्रीटी में कुछ कीवर्ड्स ऐसे ध्यान रखना जो आप लिखो तो एग्जामिनर को समझ आए कि हाँ हर ट्रीटी एक दूसरे से अलग क्यों है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्पेसिफिक ट्रीटी के बारे में ही पूछ लिया जाए। जैसे यहाँ पे देखो, इतनी छोटी सी ट्रीटी है काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन, इन छोटी ट्रीटीज के बारे में जनरली नहीं पूछेंगे। तो एक छोटी ट्रीटी के बारे में इंडिविजुअल क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता, लेकिन अगर बनेगा तो इसमें FATF है आगे टॉपिक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ऑन पेज नंबर 7 FATF, ये इंपॉर्टेंट है, इसका खुद का इंडिविजुअल क्वेश्चन आने के चांस है। FATF हो गया, ये अभी ऐड हुआ है, दैट इज द एगमोंट ग्रुप। ये रिसेंट टाइम में ही ऐड हुआ है, अमेंडमेंट है। बाकी ये दोनों चीज़ें आप इंडिविजुअली अगर पढ़ोगे तो ये दोनों ट्रीटीज एज सच इंपॉर्टेंट करके पढ़ना इंडिविजुअली, कि इंडिविजुअल अगर ट्रीटीज से क्वेश्चन आएंगे तो जो बड़ा कंटेंट है, एटलीस्ट कंटेंट तो चाहिए ना एग्जामिनर को, तो ऐसा कंटेंट है तो उन्हीं से रिलेटेड आएंगे। जैसे छोटी छोटी यूरोपियन कन्वेंशन एक्सेट्रा, उनसे क्वेश्चन आने के बहुत रेयर चांसेस रहते हैं। तो अभी हम ट्रीटीज देख लेते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं FATF से, दैट इज इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ना 1989 में एक बॉडी बनी थी और यहाँ पे G7 कंट्रीज की बॉडी बनी थी, दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द ग्रुप ऑफ G7। मतलब टोटल 7 कंट्री जो एशिया की है उनकी G7 समिट्स होती है, सुना? हाँ, तो वही G7 कंट्रीज ने एक बॉडी बनाई थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड कोई भी क्राइम, ऑफेंस या न्यू लॉज और रेगुलेशन बनाने हैं, तो ये बॉडी आगे जाके मॉनिटर करेगी, डेवलप करेगी या फिर एक बेंचमार्क सेट करेगी उसके लिए। और ये इनिशियली पेरिस में जब बनी थी बॉडी, तब पेरिस में बनी थी, टू एग्जामिन एंड डेवलप द मीजर टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग।
FATF एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। इनके मेन दो ही काम है, कहीं भी ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है उसको देखना या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ना आज के टाइम इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा घुमा फिरा के कहाँ जाता होगा? ये जो डॉन्स है, अंडरवर्ल्ड है, उन्हीं के पास पैसा जाता है घुमा फिरा के, तो उससे टेररिज्म ऑटोमेटिकली बढ़ता है और टेररिज्म को फाइनेंस मिलता है। तो ये दोनों चीज़ों को काउंटर करना। इट इज़ इंटर गवर्नमेंट बॉडी, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करते हैं जहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर सोसाइटी को हार्म कर रही है तो उनको रोक सके उसके लिए। A policy making body generate political as well as about the national legislature. On October 2001, it expanded the mandate to incorporate the effort to combat in addition to money laundering. पहले जब बॉडी बनी थी तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए थी, लेकिन 2001 में ना इन्होंने टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर लिया था कि दोनों से अब हम मिलके लड़ेंगे। Next, FATF has operated fixed lifespan requiring the decision ministry to continue. Open-ended mandate for FATF. The objective are to set a standard and promote implementation of legal, regulatory and operational measures. सी बार बार एक ही चीज़ एक्टिव पैसिव अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई आ रही है कि FATF मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग का वॉचडॉग है। 2001 से पहले सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए थी, फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए है। इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, पॉलिसीज बनाना, ये सारी चीज़ें। अब जो चीज़ें अपने को जैसे लिखनी है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो एटलीस्ट अपने पास 5 से 7 पॉइंट्स होने चाहिए क्वेश्चन को फिनिश करने के लिए। तो स्टार्टिंग अपने को ईयर याद होना चाहिए कहाँ बनी, जैसे एक ये पॉइंट ले लिया आपने, दिस फर्स्ट पॉइंट, आप ये सेकेंड पॉइंट ले सकते हो यहाँ पर, थर्ड ये वाला सेट द स्टैंडर्ड, ये थर्ड पॉइंट हो सकता है, एंड फोर्थ ये हो सकता है कि ये 3 टाइम्स अ ईयर मिलती है और यहाँ पे 200 कंट्रीज से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और स्टार्टिंग तो G7 कंट्रीज ने की थी लेकिन अभी मेंबर 200 कंट्रीज से ज़्यादा हैं और सब ने कमिटमेंट दिया है कि FATF के स्टैंडर्ड को इंश्योर करेंगे। तो दैट माइट बी योर फोर्थ पॉइंट। ओके, बाकी सेम टू सेम ऑलरेडी पॉइंट्स ऊपर कवर हो चुके हैं, ये 4 पॉइंट। और स्टार्टिंग में ही एक और FATF का टॉपिक है जो इंट्रोडक्शन में है। कम टू पेज नंबर 4। फोर्थ में स्टार्टिंग का ये फाइनेंशियल FATF वाला पॉइंट है, इसके ये 4 पॉइंट अपने को इधर से लेने हैं। द रिकमेंडेशन वर क्लासिफाइड इनटू, FATF दोनों साथ में पढ़ोगे तो उस पेज वाले में ना पेज नंबर 4 लिख लो और ये दोनों साथ में पढ़ना है क्योंकि कंटेंट हेयर एंड देयर है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे बोला गया है कि इन्होंने 40 रिकमेंडेशंस दिए थे स्टार्टिंग में मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड। अब आज का जो इंडिया का मनी लॉन्ड्रिंग का लेजिस्लेशन है वो कौन से ईयर का है? 2002 का। तो ये लेजिस्लेशन क्यों आया? क्योंकि ये अलग अलग कमिटीज, स्पेसिफिकली FATF ने बहुत जोर दिया था कि सारी कंट्रीज के पास खुद का एक लॉ या लेजिस्लेशन होना ही चाहिए जो मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करे। तो FATF ने 40 रिकमेंडेशन दिए थे और कुछ यहाँ पे 5 रिकमेंडेशन बताए गए हैं कि जो इम्पोर्टेंट है। पहला यहाँ पे बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग को ना आप क्रिमिनल ऑफेंस समझो, सिविल ऑफेंस मत समझो, क्योंकि जैसे ही कोई भी ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर हुआ इसका मतलब क्या होता है? पनिशमेंट होगी और वो सीरियस इम्प्रिजनमेंट, सीरियस पनिशमेंट होगी। तो लोगों के माइंड में डर भी रहेगा कि हाँ ऑफेंस है, ऐसे ही सिविल ऑफेंस नहीं है जिसके सालों तक केसेस चलते रहते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिगार्डिंग द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। देखो कल हमने मनी लॉन्ड्रिंग का परसों एग्जांपल देखा था। स्टार्ट मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से होता है? बहुत सारे पैसे को छोटे छोटे चंक में तोड़ के हम अलग अलग लोगों को देते हैं। तो सबसे इजी अगर पकड़ना है तो फर्स्ट स्टेप में पकड़ना है या लास्ट स्टेप में? फर्स्ट में। अब फर्स्ट में फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 करोड़ है, आपने 2-2 लाख करके 100 लोगों के बैंक अकाउंट में रुपए डाले, इधर मान लो 100 लोगों के अकाउंट में रुपए डाले, तो आपने जब बैंक में रुपए डाले क्या वहाँ पे बैंकर को शक हो सकता था या नहीं?
हो सकता था। तो इधर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? तुरंत बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आगे हाईएस्ट ऑफिशियल को बताए कि कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहा है या हमें लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन सस्पिशियस, ज़रूरी नहीं कि वो ट्रांजैक्शन गलत ही हो, बट थोड़ा शक भी है ना, आप इन्फॉर्म कर दो। तो इस पॉइंट पे यही बताया गया है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके थ्रू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करे आगे हायर अथॉरिटी को। थर्ड यहाँ पे बताया गया है कन्फिस्केशन, कि जैसे ही आपको क्राइम का प्रोसीड मिले तुरंत वो जब्त हो जाना चाहिए और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कस्टडी के अथॉरिटी के अंदर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग को एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस। एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? जैसे इसको मान लो अगर इंडिया में बैठ के किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस यूएसए में किया है, तो गलत कहाँ से हुआ है? यूएस की गवर्नमेंट के साथ गलत हुआ है, तो वो इंडिया में आके भी उस पर्सन को पकड़ सकते हैं। मतलब क्रॉस बॉर्डर जैसा कि इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑफेंस है, तो कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में जाके भी अपने लोगों को पकड़ सकती है, वैसा। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे अब इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको पता है कि हमारा जो इंडिया का पर्सन जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी वो जाके अमेरिका में बैठा है, तो अमेरिका को उधर कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमारी टेरिटरी में ये पर्सन बैठा है तो हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे, क्योंकि आज इंडिया के साथ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हो सकता है अमेरिका के साथ हो तो भी फिर इंडिया हाथ खड़े कर दे। तो कंट्रीज जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी तभी जाके आगे मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगा। तो एफएटीएफ के टोटल अपने सारे पॉइंट्स कवर होते हैं इधर। एफएटीएफ के टोटल कितने रिकमेंडेशन थे? 40 रिकमेंडेशंस थे, उसमें से 5 रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट। पहला क्या है? हाँ, क्रिमिनल ऑफेंस कंसीडर करो मनी लॉन्ड्रिंग को। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्क्लोज करना है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। थर्ड इज कन्फिस्केशन कर लो आप मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड को। नेक्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग को एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस मानो। एंड फिफ्थ इज यहाँ पे सारी कंट्रीज कोऑपरेशन करे इंटरनेशनली मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है, ये फर्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग वाला एफएटीएफ तो कंप्लीट हुआ, उसके बाद वियना कन्वेंशन। अब वियना कन्वेंशन, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स से हमें देखने हैं जो हर जगह मिक्स ना हो। तो जैसे वियना कन्वेंशन है, ये फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव था मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड वॉज यूएन कन्वेंशन। ये यूनाइटेड नेशन ने मीटिंग की थी, कन्वेंशन की थी, पहली मेजर मीटिंग हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड और ड्रग्स के रिलेटेड। अपना जो एफएटीएफ है उसमें 2 चीज़ें थी, क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग। वियना कन्वेंशन यूएन की कन्वेंशन है, मनी लॉन्ड्रिंग और एक चीज़ मैंने लिखवाई थी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ये आया कहाँ पे था? पनिशमेंट में। तो अगर पनिशमेंट होती है तो 7 to 10 years की पनिशमेंट होती है। तो ये नार्कोटिक ड्रग्स के रिलेटेड कन्वेंशन है। कन्वेंशन लेड द ग्राउंड वर्क। अब वापस सेम एक 2 पॉइंट्स तो सेम ही लिख सकते हो कि कंबैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इट प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेशन एंड मेक्स एक्सट्राडिशन बिटवीन द मेंबर स्टेट टू मनी लॉन्ड्रिंग। द कन्वेंशन एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स। देखो 1-2 पॉइंट ऐसा थोड़ा डिस्टिंग्विश वाले, बाकी सब तो है ही मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करने के लिए। तो बताएंगे कि हम प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, ग्राउंड वर्क के लिए बोल रहे हैं। तो बाकी एफएटीएफ के जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो आप सब में लिख सकते हो। इसमें आपको डेट याद रखनी है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे एग्जामिनर को एटलीस्ट पता है कि आप सब फेंक नहीं रहे, ऐसा खिचड़ी बना के किसी का भी किस में नहीं डाल रहे। तो दैट इज डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट। ओके, एक बार हमने ग्लोबली 2 चीज़ें देख ली है, आगे ग्लोबली धीरे धीरे देखते हैं। बाकी आगे का मेन कंटेंट कंटिन्यू करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब इंडियन इनिशिएटिव पे आता है पेज नंबर 9 से।
कि जो हमारे ये वाला एक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए एक्ट, वो कैसे आया था। तो एज सच ना अपने को प्रॉपर एक्ट का ईयर याद होना चाहिए, बाकी डेट से अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम तो है नहीं कि कौन से दिन ये इन्फोर्स हुआ था। तो आपको हर चीज़ का ईयर याद होना चाहिए, क्योंकि आंसर कैसे स्टार्ट करोगे मनी लॉन्ड्रिंग का, एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, उसके बाद सारी चीज़ें लिखोगे। तो यहाँ पे इंडिया के लिए इनिशिएटिव में यही बताया गया स्टार्टिंग में कि मनी लॉन्ड्रिंग अपने पूरे सोसाइटी के लिए थ्रेट था, तो इंडिया को लगा कि एक लेजिस्लेशन बनाना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो उन्होंने एक बिल बनाया था, और वो बिल ना पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था अगस्त 1998। अब बिल प्रोड्यूस तो हुआ, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया कि आपको कोई सजेशन अगर लग रहे हैं बिल में तो आप सजेशन दे दो, उसके बाद हम पास कर देंगे। फिर स्टैंडिंग कमेटी ने सजेशन दिए, फिर बिल को वापस दोनों हाउस में प्रोड्यूस किया गया 1999 में, और बिल को प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल गया और बिल बन गया एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एक्ट तो 2002 में बन गया, लेकिन इन्फोर्स में 2005 में आया, मतलब 3 साल लग गए उसको लागू करने में। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यहाँ पे कुछ और बेसिक चीज़ें बताई गई है। ये इनिशियली है इंट्रो, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वापस रिपीट नहीं कर रहे। स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव, तो जब भी एक्ट बनता है उसके वो एक्ट बना क्यों वो भी बताना पड़ता है। तो पहला यही बताया गया है कि जो अपनी वियना कन्वेंशन हुई थी उसमें भी बोला गया था कि जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करी हैं उनको एक लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा। तो ये वियना कन्वेंशन तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, हाँ पीछे वही है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ने तो प्रेशराइज किया था इंडिविजुअल कंट्रीज को कि एक्ट बनाए। तो एक्ट का ऑब्जेक्टिव में ये भी बताना ही पड़ेगा कि कौन कौन से कन्वेंशन की वजह से हम मोटिवेट हुए थे। वियना, वो जो आगे था ना पूरा का पूरा सेम डिट्टो 3 चीज़ें वही है वापस। तो ये इधर आप भले ही कट कर सकते हो, ये वाली चीज़ है। स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स वापस रीड मत करना भले इधर से। पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ये आगे आएगा ही, लेट इट बी। बाकी हमने डेफिनेशंस देख ली थी सारी। ओके, पेज नंबर 16 पे आना। यहाँ से अपने को टॉपिक स्टार्ट करना है, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज। अब जैसे हमने देखा कि FATF का सेकेंड रिकमेंडेशन क्या था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड डिक्लेरेशन या फिर उनको डिस्क्लोज करना है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड, वो हमारे एक्ट में लिखा है। इंटरमीडियरीज के डेफिनेशन में कौन कौन थे इफ यू रिमेंबर, स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर। एंड एज अ CS आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे होंगे, आप कभी ना कभी इन सारे रोल्स में तो आओगे ही। आज कंपनी का IPO FPO आएगा, आप लिस्टेड कंपनी में एज अ CS साइन करोगे, एज ऑडिटर साइन करोगे, तो स्टिल यू आर काइंड ऑफ इंटरमीडियरी, मर्चेंट बैंकर हो, अंडरराइटर हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी आती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कहीं भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है आपको हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना ही है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना ही है। तो स्टार्ट में यहाँ पे बताया गया है कि जो चैप्टर नंबर 4 है एक्ट का, वो बताता है कि बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या क्या ऑब्लिगेशन है। इट रिक्वायर्स एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब यहाँ पे बैंकिंग कंपनीज को बोला गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला गया है कि उनको क्या क्या काम करने हैं। 3 काम स्पेसिफिकली बताए हैं। पहला बोला गया है कि उनको सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं कि उनके थ्रू कौन कौन से ट्रांजैक्शंस कभी भी हुए हैं। उसके साथ यहाँ पे बताया गया है कि ऑल्सो ट्रांजैक्शन कवर्ड इन क्लॉज बी, क्लॉज बी वाले ये ट्रांजैक्शन। अब क्लॉज बी में बोला हुआ है कि बैंकिंग कंपनी देखो सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग में डायरेक्टर्स होंगे वो एक लिमिट बताएंगे कि इस लिमिट से ऊपर अगर बार बार ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो आप हमें रिपोर्ट कर दो। सपोज लिमिट बता के रखिए कि 5 लाख से ऊपर कोई भी एक महीने में एक अकाउंट से 10 बार ट्रांजैक्शन होता है तो आप हमें रिपोर्ट कर दो। पहला पॉइंट क्या है कि आप इन ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्ड रखो और दूसरे छोटे मोटे सारे ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखो। सेकेंड पॉइंट में एक लिमिट के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है आप रिपोर्ट कर दो। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने सारे क्लाइंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखोगे, उनका केवाईसी मेंटेन करके रखोगे, उनका एड्रेस चेंज हो रहा है, मोबाइल नंबर चेंज हो रहा है, तो आपके पास वो सारी चीज़ें अप टू डेट होंगी। तो एक बार ये तीनों पॉइंट्स रीड करना। ओके, रीड हो गया ये हाँ पूरा का पूरा पॉइंट। एक मिनट, मुझे कुछ पॉइंट कंफर्म करना था। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि आप जो भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखोगे वो कॉन्फिडेंशियल होगी। जैसे बैंक क्या आपकी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन को देता है? ऑब्वियसली नहीं देता, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन फिड्यूशरी नेचर के होते हैं, ट्रस्ट का नेचर होता है। आपका क्लाइंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है जो क्लॉज ए की इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने थे, कितने टाइम के लिए मेंटेन करने हैं, जिस दिन आपका क्लाइंट के साथ ट्रांजैक्शन हुआ उसके 5 साल तक, उस ट्रांजैक्शन के 5 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं। एक बार ये पॉइंट छोड़ना है, इसके बाद का मुझे इसमें कुछ चेक करना है, क्योंकि क्लॉज ई तो ऊपर है ही नहीं, दैट आई हैव टू चेक। नेक्स्ट यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोल सकती है कि ऊपर वाली रिक्वायरमेंट आप पे लागू नहीं होती, यू डू नॉट कीप द रिकॉर्ड, तो भी चलेगा। डायरेक्टर ऑन इट्स ओन मोशन और पर्सन कॉल द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन एंड मेक द इंक्वायरी टू बी मेड एज इट थिंक्स फिट। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे बताओ, ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है, आप जाके इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या आपसे मांगी जा रही है? हम दे रहे हैं। श्योर हो? बाकी यहाँ पे मतलब आपको ऑटोमेटिकली देनी है या डायरेक्टर आएगा और पूछेगा तभी आपको देनी है? ऑटोमेटिकली देनी है, फर्निश करनी है, वो तो एक लिमिट बता देंगे। उसके बाद भी डायरेक्टर चाहे तो और कोई भी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन मांग सकता है, भले वो ट्रांजैक्शन ऑफ द लिमिट ही क्यों ना हो। तो लास्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि डायरेक्टर को जब भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही कैन आस्क फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटिटी, और आपकी उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो इंफॉर्मेशन देने की। अगर डायरेक्टर इंक्वायरी कर रहा है और आप इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए, या इंक्वायरी में ऐसा पता चला कि आपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट मेंटेन करके नहीं रखे थे, तो आपके ऊपर भी फाइन और पेनल्टी हो सकती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है कि आपको रिकॉर्ड किस मैनर में मेंटेन करने हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कौन से डेटाबेस में, किस टाइप की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। दैट इज सेक्शन नंबर 15। यहाँ पे ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। काफ़ी टाइम इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग एंटिटीज। आप लोग जैसे जैसे चैप्टर एंड होता है वैसे साथ साथ में अभी क्रैक कर भी अपने डिस्कस करेंगे, और खुद भी धीरे धीरे ऐसा ओपन करके डिस्कस करना या फिर ओपन करके ऐसे क्वेश्चन देखना शुरू करना। ये तो अभी आपको फुल फ्लेजेड नोट्स मिलेंगे, तो साथ में क्रैक कर भी मिलेगी। तो हर चैप्टर के साथ कंप्लीट करके ही रखना, जो भी डाउट हो हम डेली टू डेली बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे। एंड तक मत लेके जाना। जो ग्रुप 1 में गलतियां की है प्लीज फॉर गॉड सेक रिपीट मत करना सारी गलतियां। नेक्स्ट है समन, सर्च एंड सीजर। समन क्या होता है? ऑर्डर, लेकिन किस चीज के लिए ऑर्डर? प्रेजेंट होना है, कोर्ट में प्रेजेंट होना है। प्रेजेंट होना है।
हाँ, तो समन मतलब एक अथॉरिटेटिव कॉल है, कोर्ट का या हाईएस्ट ऑफिशियल्स आपको कॉल करते हैं और आपको एक टाइम और डेट और प्लेस बताते हैं, आपको उस टाइम उस डेट और प्लेस पे फिजिकली प्रेजेंट होना है, दैट इज समन। अब यहाँ पे समन, सर्च एंड सीजर 3 केसेस हैं कि कब कब डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स आपको बुला सकते हैं पर्सनली इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपसे। अगर उनको लग रहा है कि आपने किसी भी प्लेस में कोई भी चीज़ छुपा के रखी है तो वो सर्च कर सकते हैं प्लेस, वहाँ पे वो चीज़ उनको मिल गई, बुक्स और अकाउंट, तो वो सीज कर सकते हैं। सीज और फ्रीज में डिफरेंस बताया था, क्या है डिफरेंस? फ्रीज एक जगह कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को, हाँ, फ्रीज है उसकी प्रॉपर्टी नहीं लेके जा पा रहे तो वो वहीं रहेगी, ऑफिसर्स की बिना परमिशन कोई टच नहीं कर सकता, प्रॉपर सील लॉक कर देंगे। और सीज मतलब अपने साथ लेके जाना। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अथॉरिटी को अगर लगता है कि सामने वाले पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है अंडर सेक्शन 3, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस, हमने देखा था सेक्शन 3 इज ऑल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। तो अपने ही एरिया के अंदर, जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर आप उस पर्सन का कोई भी लोकेशन या प्रेमाइसेस है तो उस पर्सन को वहाँ पे यहाँ पे बोल हैविंग रीजन हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच इज ऑथराइज्ड एम्पावर्स द अथॉरिटी टू एंटर। हाँ, सर्च करने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि आपके अगर विसिनिटी में, जुरिस्डिक्शन में कोई भी प्लेस आता है, आपको लग रहा है किसी पर्सन ने ऑफेंस किया, उस प्लेस पे सीक्रेट करके रखा है कुछ भी अमाउंट या फिर प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट्स, तो आप जाके उस प्लेस में एंटर कर सकते हो प्रेमाइसेस में। फिर आप प्रॉपर्टी वहाँ पे चेक कर सकते हो और आपने प्रॉपर्टी चेक की तो उसमें वेरिफिकेशन मार्क लगा सकते हो, मतलब बुक्स और अकाउंट चेक किए तो पता कैसे चलेगा कि ये चेक हो चुके, ये अनचेक्ड है, तो मार्क ऑफ स्टैम्प या वेरिफिकेशन मार्क आप लगा सकते हो प्रॉपर्टी पे। एक्सट्रैक्ट और कॉपीज, कुछ भी आपको ऐसा डॉक्यूमेंट लगता है कि आपको साथ में लेके जाना है तो आप साथ में लेके जा सकते हो, लेकिन अगर उसकी वजह से सामने वाले का काम रुक रहा है तो आप उसको कॉपीज बना के दे के अलाउ करोगे कि वो उसका प्रिंट आउट ले सके, उसकी जेरोक्स कॉपीज बनवा सके, क्योंकि अपने श्योर नहीं है ना अभी कि ऑफेंस कमिट हुआ है नहीं हुआ है, अपने को जस्ट डॉक्यूमेंट्स पे शक है और अपने को इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ में लेके जाना है, तो सामने वाले का अगर काम हैम्पर होगा तो उसको आप कॉपीज भी बनवा के दे सकते हो। नेक्स्ट, अथॉरिटी के पास सेक्शन नंबर 17 में पावर है सर्च और सीजर की, सेक्शन नंबर 18 में पावर है सर्च ऑफ अ पर्सन, ये तो प्लेस के लिए बोल सकते हैं सर्च और सीजर। सेक्शन 18 में आपकी पर्सनली तलाशी भी हो सकती है अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कमिट किया है और सामने अथॉरिटी को ऐसा रीजन है, बिलीव है कि आपने ऑफेंस कमिट किया है। बस यही सारी चीजें लिखी हुई है इसमें सर्च और सीजर के रिलेटेड। लास्ट वाला पैराग्राफ रीड कर लो, दैट इज सेक्शन नंबर 18। ओके, नेक्स्ट आता है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस इतना सीरियस है कि आपको जस्ट शक है ना कि सामने वाले ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो आप तुरंत का तुरंत उसको अरेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन आप अगर आप पुलिस ऑफिसर्स हो या आप ऑफिसर हो तो आपके पास इतनी पावर नहीं है अरेस्ट करने की, आपके पास जनरल या स्पेशल ऑर्डर होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि कोई भी ऑफिसर है जिसको मनी लॉन्ड्रिंग में अथॉरिटी मिली है, वो अगर उसको बिलीव है, उसके पास मटीरियल है कि सामने वाले ने ऑफेंस किया है, तो वो पहले ऑर्डर लेके आएगा, जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर हायर अथॉरिटी का, और वो सामने वाले पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको बताना कि कौन से ग्राउंड पे आपने अरेस्ट किया। तो आप उसको रिटन में पूरा का पूरा स्टेटमेंट दोगे कि ये सारे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे हमने आपको अरेस्ट किया है। अगर ग्राउंड्स नहीं मिले ना सामने वाले पर्सन को, तो वो पर्सन उसको करेक्ट अरेस्ट नहीं माना जाएगा और आपके पास उस टाइम अरेस्ट करने का राइट्स भी नहीं होता है।
नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही आपने अरेस्ट कर ली, अभी अरेस्ट किसने किया? ऑफिसर ने। तो अरेस्ट करने के बाद तुरंत का तुरंत अरेस्ट वारंट की कॉपी और जो मटेरियल उसके हाथ में है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को तुरंत फॉरवर्ड कर देगा इन अ सील्ड एनवलप। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है आपने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन आप अरेस्ट करने के बाद पर्सन को, सामने वाले पर्सन को 24 घंटों के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या नियरेस्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे। लेकिन उसमें बताया गया है जो ट्रैवलिंग टाइम है वो इंक्लूड नहीं किया जाता। बस लास्ट वाले पैराग्राफ में यही बोला गया है कि अरेस्ट के टाइम ना आपको रिटन ग्राउंड देने कंपलसरी है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है कि सामने वाले पर्सन को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये रीड करना, सेक्शन नंबर 20। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? वापस लेना पड़ेगा। रिटेन अपने पास ही रखना। आपने किसी से कस्टडी ली है और उसको रिटेन आप कब तक कर सकते हो, तो ये रीड करो अभी, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। When the order releasing the property has been made by the special court or by the AA under the director or the officer authorized by him in the behalf may withhold the release of the property for a period of 90 days from the date of the order that the property is relevant for appeal proceeding under the act. Okay. ये वाले पॉइंट के अलावा सारे पॉइंट क्लियर है? ओके, एक एक पॉइंट बताना है स्टार्टिंग से क्या क्या मतलब है।
स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला हुआ है? सर 180 डेज ओके, इंडिविजुअल एक एक इंसान, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। 180 डेज के अंदर अगर प्रॉपर्टी सीज है तो 180 डेज तक ही कर सकते हैं, इसके हाँ। बाद फ्रोजन। फ्रोजन, ये पॉइंट कहाँ से रिलेट होता है? याद है? हाँ, नहीं, अपना डायरेक्टर था। डायरेक्टर स्टार्टिंग में जब आपका कौन सा कर रहा था? प्रोविजनल अटैचमेंट कर रहा था। ये वही पॉइंट है, प्रोविजनल अटैचमेंट इनिशियल कितना हो सकता है? 180 डेज तक का। ओके, सेकंड पॉइंट निशा। इसमें कि मतलब कुछ भी किया तो उसको अच्छे से सेव करके रखना होगा, जो भी मैनिफेस्ट है सच पीरियड के लिए रखना होगा। एक मिनट, यहाँ पे तो ये कॉपी को फॉरवर्ड करने की बात कर रहा है ना? सेकंड पॉइंट डिसाइड कर लो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अपने रीड करके रखो सारे पॉइंट, ठीक है? इसको कौन सा बोलते थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। निशा सेकंड पॉइंट। डायरेक्टर को अच्छे से वो सेल एग्राम में जो भी मटेरियल है वो सब एडजुडिकेटिंग ऑर्डराइज को मतलब हाँ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना है। तो जो डायरेक्टर जिसने भी सीज किया है उसको इमीडिएटली कॉपी ऑफ ऑर्डर अलॉन्ग विद द मटेरियल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सील्ड एनवलप में फॉरवर्ड करना है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो ऑर्डर और मटेरियल अपने पास ही रखेगी, ठीक है? थर्ड पॉइंट ध्रुवी। हाँ हाँ, मतलब 180 डेज के अंदर अंदर ही आपको प्रॉपर्टी वापस रिटर्न कर देनी है, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी आप होल्ड नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट रिचा। मतलब वो टाइम से अगर ज़्यादा रखते हो तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने आप को कि वो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व। करेक्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तो हाँ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑथराइज शैल सेटिस्फाइड दैट प्रॉपर्टी इज प्राइमा फेसी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। देखो, फाइनल ऑर्डर कौन पास करता है? स्पेशल कोर्ट पास करता है। और आपका जो प्रॉपर स्टार्टिंग वाला प्रोविजनल अटैचमेंट है वो कौन करता है? डायरेक्टर करता है। आप उसी प्रोविजनल अटैचमेंट को बढ़ाता कंफर्म कौन करता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उतना अपने को याद है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्म तब करती है जब उसको लगता है कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। प्राइमा फेसी मतलब अभी हम मोटा मोटी एविडेंसेस देख रहे हैं, उनके बेसिस पे प्राइमरी देखने से अपने को लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग में प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, तब अपना टाइम पीरियड बढ़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट अमित। कोई और प्रॉपर्टी भी अगर है उसकी जब कोर्ट के पास, तो अगर आखिरी में सब हो जाए तो उसके बाद उसको वापस देते हैं। After passing the order of confiscation, direct the release of the property other than the property involved in money laundering. फाइनल ऑर्डर पास होता है, मान लो आपकी 8 प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में फ्रीज हुई थी, ऑर्डर आया कि 6 प्रॉपर्टी ही मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो बची हुई 2 प्रॉपर्टी तो बेचारे अमित का हक बनता है, जो उसने अपने खून पसीने के कमाई से खरीदी थी, कि वो 2 प्रॉपर्टी उसको वापस हो जाए। नेक्स्ट 6 पॉइंट यश। ओके, 6 पॉइंट में यहाँ पे बोला गया है कि जब रिलीज का ऑर्डर दे दिया जाए, देखो रिलीज का ऑर्डर यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? स्पेशल कोर्ट की बात कर रहे थे। लास्ट में अपना जो मैटर की हिरार्की है वो कैसे आती है? डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, नेक्स्ट आता है स्पेशल कोर्ट। ये 2 ही ऑर्डर पास करता है, एक तो रिलीज का या फिर कन्फिस्केशन का। अगर कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास हुआ तो ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई। अब दोनों केसेस में ये ऑर्डर ना अपेलेबल है, आप हाई कोर्ट को अपील कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ, कन्फिस्केशन में कौन अपील करेगा और रिलीज में? बस 2 चीज़ें क्लियर करना। 2 अपोजिट पार्टीज यहाँ पे कौन कौन सी हैं? एक तो डायरेक्टर है जिसने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी जब्त की थी, उसको लग रहा है, एक डायरेक्टर है, और दूसरा कौन है? जिसकी प्रॉपर्टी जब्त हुई है, तो उसको हम अभी क्या बोलेंगे? मनी लॉन्ड्रर या फिर अक्यूज्ड बोल देते हैं, जिसमें अक्यूज्ड। किसके फेवर में डिसीजन आया है अगर कॉन्फिस्केशन हुआ है? तो डायरेक्टर के फेवर में। अपील कौन करेगा इधर? अक्यूज्ड अपील करेगा। अपील इस केस में, रिलीज के केस में किसके फेवर में आया है? फेवर अक्यूज्ड के फेवर में आया। अपील कौन करेगा? डायरेक्टर अपील करेगा। अब ये जो चीज़ ये जो हमने देखा है कि अपील कौन करेगा, उसी से ये पॉइंट रिलेटेड है कि जैसे रिलीज का ऑर्डर
दिया तो अभी अपील का राइट किसके पास है, डायरेक्टर का या उससे ऊपर वाली अथॉरिटी दैट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो अपील कर सकते हैं। तो जैसे ही रिलीज का ऑर्डर दिया, जो अथॉरिटी है वो रिलीज को रोक सकती है। विदहोल्ड मतलब रोकना, होल्ड करके रखना। एक बार रिलीज को रोक सकती है फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज। क्यों? क्योंकि अगर उसको लग रहा है कि अगर रिलीज कर देंगे और हम फिर अपील करेंगे, अपील करने के बाद तो मैटर हाई कोर्ट के पास चला जाएगा, तो हो सकता है अपील में प्रॉपर्टी काम आ जाए। तो ये 90 डेज क्यों दिए गए कि आप होल्ड कर लो और इसी टाइम में अगर आपको अपील फाइल करनी है तो अपील फाइल कर दो। पॉइंट समझ आ रहा है इधर? 90 दिन कहाँ से होंगे? हाँ, ओके। रिलीज द प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन रिलीज का ऑर्डर दिया। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट स्लोअर, ओके। स्पेशल कोर्ट है, उसने रिलीज का ऑर्डर दिया। अब रिलीज का ऑर्डर तो नीचे वाली अथॉरिटी को ही देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, या फिर उसके बिहाफ पे डायरेक्टर काम करेगा। तो ये रिलीज को विदहोल्ड कर सकते हैं। कब तक? जिस दिन ऑर्डर दिया उसके 90 दिन तक ये रिलीज को रोक सकते हैं, तब तक रिलीज ना करें, ये इनका हक है। क्यों? क्योंकि तब तक ये लोग अपील फाइल कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अपील अगर प्रॉपर्टी वापस दे दी ना तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है, वापस सीज करो, वापस फ्रीज करो, तो इतना झमेला करना ही क्यों है जो हमें आगे जाके अपील फाइल करनी है। अच्छा, अगर यही अपील ले लोगे, फाइल करेंगे, और इन लोगों ने प्रॉपर्टी पहले ली थी बट इन्होंने हाँ, कोर्ट को स्पेशल कोर्ट को दी थी और स्पेशल कोर्ट ने इनके अगेंस्ट डिसीजन सुनाया था ना। अपने पास ही प्रॉपर्टी रख दी 90 डेज के लिए, इनको वापस अपील कर। हाँ, एग्जैक्टली। ये वाला अपन ने पॉइंट देखा, दैट इज रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिट्टो कॉपी पेस्ट पॉइंट है रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड। सारे पॉइंट कॉपी पेस्ट हैं। उधर प्रॉपर्टी था अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, इधर बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो कॉपी पेस्ट है। एक साइड से ऊपर से रीड कर लिया तो दूसरा टॉपिक आएगा तो अपनी प्रॉपर्टी की जगह रिकॉर्ड्स लिख लेंगे। ये घर पे रीड भी कर लेना, बाकी डिट्टो सेम है। क्या हुआ? ऐसे साइड में करो ना, ये थोड़ा सा। अच्छा, ओके। ओके, कितना मुश्किल काम है जगह बनाना, टफ जॉब। ओके, नेक्स्ट है प्री-असम्पशन ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन। अच्छा, ओके। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड कॉपी पेस्ट सेम है, जो हमने प्रॉपर्टी वाला देखा वही सेम टू सेम पॉइंट्स है रिकॉर्ड्स के। ओके, अब एक नेक्स्ट आता है प्री-असम्पशन ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि मान लो आपने 3-4 ट्रांजैक्शन किए थे, जिसमें एक ट्रांजैक्शन कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रांजैक्शन है, तो ऑटोमेटिकली जो बचे हुए 2 ट्रांजैक्शन हैं, कोर्ट क्या सोचेगा, क्या प्री-अज्यूम करेगा कि वो भी ट्रांजैक्शन इंटरकनेक्टेड हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग के ही ट्रांजैक्शन होंगे। अब अगर वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन है तो आपको उधर प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो ये ट्रांजैक्शन तो एटलीस्ट जेन्युइन है, आपकी यहाँ पे प्रूफ की ज़रूरत है, नहीं तो कोर्ट मान के ही बैठी है कि जो भी इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। यही यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में बताया हुआ है। लैंग्वेज चेक करनी है इसकी तो एक बार रीड कर लो सेक्शन 23 साथ साथ ही।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ पे बताया गया है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फिर जो स्पेशल कोर्ट ऑर्डर पास करता है ना, उसके अगेंस्ट आपको अपील करनी है तो आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हो। एपेलेट ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स की जो भी एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो इस एक्ट में, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो एक्ट है इसी के एपेलेट ट्रिब्यूनल को हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो कंपनीज एक्ट के मैटर के साथ ना अलग अलग डिफरेंट मैटर्स भी देखती है, जैसे इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी का भी मैटर देखती है। तो वैसे ही बोला कि जो स्मगलर्स और मैनिपुलेटर्स वाला एक्ट है उनके एपेलेट ट्रिब्यूनल को फॉर अ टाइम बीइंग आप मनी लॉन्ड्रिंग के एपेलेट ट्रिब्यूनल कंसीडर करके वहाँ पे अपील करना। ये एपेलेट ट्रिब्यूनल से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो अपील करने के लिए। तो दैट इज द हायरार्की कि सबसे पहले केस आएगा डायरेक्टर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल कोर्ट, वो एक डिसीजन पास करेंगे, उसके अगेंस्ट अपील कहाँ जाएगी? एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसके अगेंस्ट अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट। ओके, बीच वाला पॉइंट वापस क्या हुआ? बीच वाला ये जो अपील वाला हायरार्की या फिर ये स्मगलर्स वाला पॉइंट? स्मगलर्स। तो PMLA की खुद की सेपरेट एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। ये जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इस एक्ट ने अलग से खुद की कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं बनाई। तो एक ये जो एक्ट है दैट इज स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस एक्ट में जो भी क्राइम हो रहे हैं उसकी एक अलग से ट्रिब्यूनल बनी हुई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर भी हम उसी ट्रिब्यूनल से सॉल्व करवा लेंगे, वैसा पॉइंट है इधर। नेक्स्ट यहाँ पे जो बॉक्स वाला पॉइंट है दैट इज स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट कौन बनाएगा? तो ये बताया गया है कि हर स्टेट में ना, अच्छा उसके ऊपर वाले सारे पॉइंट्स पहले हो गए, नोट डाउन कर लेना, तब स्पेशल कोर्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। ओके, आज का लास्ट पॉइंट दैट इज स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट यहाँ पे बनाएगा कौन? तो बताया गया है कि हर स्टेट में ना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं यहाँ पे, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो कंसल्ट करेंगे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि स्पेशल कोर्ट हमें अलग अलग स्टेट में बनानी है। तो हर स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशंस क्या होता है? कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट नाम सुना है? सेशन कोर्ट में कौन से केसेस होते हैं? देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी सिविल केसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रिमिनल केसेस होते हैं ना वो सेशन कोर्ट के पास जाते हैं। तो इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी सेशन कोर्ट्स होंगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि स्पेशल कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम अलग से कोई कोर्ट बनाए, हम ऑलरेडी जो क्रिमिनल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में है उन्हीं क्रिमिनल कोर्ट में से एक दो कोर्ट को डेजिग्नेट कर देंगे कि आप क्रिमिनल मैटर तो देखते ही हो, साथ साथ में मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर भी देख लेना एज अ स्पेशल कोर्ट बन के। तो अपने को अलग से कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो क्रिमिनल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में है उन्हीं में से कुछ कोर्ट को अकॉर्डिंग टू जुरिस्डिक्शन, अपने स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है तो उस हिसाब से 2, 5, 10 क्रिमिनल कोर्ट को स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर कर दो, वैसा। तो ये वाला पॉइंट रीड करना अभी। स्पेशल कोर्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट केस लेके जाते हैं क्या? नहीं, स्पेशल कोर्ट देखो अपनी सेशन कोर्ट होती है दैट इज़ क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल केसेस तो चल ही रहे होते हैं, सारे के सारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वाले वो सारे केसेस हैं। बट ऑलरेडी जो PMLA वाले केसेस हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग वाले, उसके लिए अलग कोर्ट नहीं बना के उन्हीं सेशन कोर्ट को बोल दिया गया है कि आप भी स्पेशल कोर्ट हो इन केसेस के लिए। तो आप नॉर्मल केस तो हैंडल करो, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी आप हैंडल कर लो। तो उनके पास नॉर्मल क्रिमिनल केस तो जाते ही हैं, लेकिन इस एक्ट के और केसेस भी जाता है। जैसे होता क्या है, अपने पास ऑलरेडी बहुत सारी सेशन कोर्ट्स है। जैसे हम गुजरात की ही बात करते हैं इंडिविजुअली, जैसे गुजरात है, इसमें बहुत सारी ऑलरेडी सेशन कोर्ट्स बनी हुई हैं। अपने को ना PMLA के लिए 3 स्पेशल कोर्ट चाहिए, तो अपन ने इन 6 में से
दो लोगों ने कंसल्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हाई कोर्ट जो गुजरात के चीफ जस्टिस है उन दोनों ने कंसल्ट किया और ये डिसाइड कर लिया कि ये 3 कोर्ट हैं जो कि सेशन कोर्ट भी हैं, क्रिमिनल केस भी हैंडल कर रहे हैं और पीएमएलए के केस भी हैंडल कर देंगे, तो इनको हम टैग दे देंगे स्पेशल कोर्ट का पीएमएलए के अकॉर्डिंग। वैसा कोई और डाउट स्पेशल कोर्ट के रिलेटेड या आज के कोई भी पॉइंट्स के रिलेटेड? ओके, तो आज की हम पीएमएलए वाली क्लास पैकअप करते हैं।